हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज हम उस मुद्दे पे फोकस करेंगे जो हर एक पर्सन, भले ही वो सैलरीड हो या फिर बिजनेसमैन हो, दोनों की लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। आज हम इनकम टैक्स के दो महत्वपूर्ण सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यानी कि आपके अपने घर के साथ डील करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए। सरकार शुरू से ही हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए घर नारे के साथ आगे बढ़ती रही है। राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं लाके सरकार घर बनाने वालों को या घर के लिए पुश कर रही है। तो इनकम टैक्स में भी उन्होंने कुछ प्रोविज़न डाल रखे हैं जो घर वालों के लिए या घर खरीदने या बेचने के प्रक्रिया में आप लोगों को छूट देती है। आज का टॉपिक जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीए पुलकित भारद्वाज। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो आपको सेक्शन 54 के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद मैं फिर आपको सेक्शन 54F लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू हेमराज जी। नमस्ते दोस्तों, मैं पुलकित भारद्वाज आज इस वीडियो की मदद से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54। तो हम बात करते हैं सेक्शन 54 के बारे में कि सेक्शन 54 क्या है और इसका यूज़ एक आम इंसान को अपनी ITR में कब फेस करना पड़ता है। हमारे सामने ये डाउट बहुत से लोगों की तरफ से आता रहता है कि मैं अपनी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी सेल करने पे मुझे बायर से जो सेल कंसिडरेशन मिलेगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसके जो सेल कंसिडरेशन है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, इसका फैसला होता है सेक्शन 54 की डिडक्शन के बाद। तो बात करते हैं इस डिडक्शन के बारे में कि सेक्शन 54 की डिडक्शन का बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है, किस किस कंडीशन में मिल सकता है और कौन कौन से एसएससी ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं इस डिडक्शन को लेने के लिए। तो इस सेक्शन 54 का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हमने एक हाउस प्रॉपर्टी जो कि एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल की और उसको सेल करने के ऊपर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। और यदि हम कैपिटल गेन के लिए अपनी ITR में कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, तो उस कैपिटल गेन के ऊपर हमें पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना एक बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाता है। यदि हम इसके लिए टैक्स प्लानिंग करते हैं तो गवर्नमेंट हमें ऑप्शन देती है कि रिटर्न फाइल करने से पहले हम कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करके उसकी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे हमें उस कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो सेक्शन 54 की डिडक्शन का बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है, ये समझने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी सेल हुई है उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को देखना होगा। जैसे कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जो भी बातें हमें देखनी हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है। इस डिडक्शन का बेनिफिट लेने के लिए प्रॉपर्टी का ऑनर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर HUF होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई भी एसएससी इस डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता है। दूसरी कंडीशन हमें देखनी है कि जो प्रॉपर्टी सेल हुई है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी कंडीशन हमें देखनी है टाइम पीरियड, कि जो प्रॉपर्टी सेल हुई है वो लॉन्ग टर्म में सेल हुई है या शॉर्ट टर्म पीरियड में। इसके बाद जो कंडीशन हमें देखनी है वो हमें देखनी है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ टाइम पीरियड, कि जो प्रॉपर्टी सेल हुई है वो लॉन्ग टर्म पीरियड में सेल हुई है या शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन ना करते हुए ये समझ लीजिए इन शॉर्ट कि प्रॉपर्टी को परचेज़ की डेट और सेल की डेट में 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का डिफरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म पीरियड बनाने के लिए उसको 2 साल तक होल्ड करना पड़ता है। अगर बायर ने वो प्रॉपर्टी 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए होल्ड की है परचेज़ करने के बाद और सेल करने से पहले, तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड में आ जाती है, और अगर इससे कम होल्ड की है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड में आ जाती है। प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जब आपका ITR फाइल करने का टाइम पीरियड आया
तो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद की जो ITR, सबसे पहली ITR आप फाइल कर रहे हैं, तब तक आप उस पैसे को यदि दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो वो पैसा आपको रिटर्न फाइल करने से पहले किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करवा के उस अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ता है। बाद में आप उस पैसे को किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ सरकार ने हमें एक ऑप्शन और भी दिया है कि आप उस पैसे को एक नहीं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी हमने सेल की है उसके बाद जो कैपिटल गेन का पैसा है हमें दूसरी प्रॉपर्टी में, जो कि 2 अलग अलग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो टाइम पीरियड कंसीडर किया गया है वो है या तो 1 साल पहले, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं उससे 1 साल पहले आपने किसी दूसरी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया हो, या फिर जो प्रॉपर्टी सेल की है उसके 2 साल बाद तक किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में वो पैसा इन्वेस्ट किया हो। और यदि नई हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज ना करके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन विदिन 3 ईयर ऑफ सेल, यानी कि जो प्रॉपर्टी सेल की है उसकी सेल की डेट से 3 साल के अंदर नई हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये और इस सेक्शन की एक आखिरी कंडीशन ये भी है कि ये सेक्शन हमें मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक की डिडक्शन का बेनिफिट दे सकता है। 2 करोड़ रुपए से ऊपर के अमाउंट की डिडक्शन के लिए ये सेक्शन हमारी मदद नहीं कर सकता। और अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो जो प्रॉपर्टी हमने सेल की है उसके ऊपर जो हमें कैपिटल गेन हुआ वो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हुए नई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट हमें डिडक्शन दिला सकता है। और इसके बाद हमारे दोस्त CA हेमराज जोशी जी आपको बताएंगे कि सेक्शन 54 की तरह ही जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन 54F, उसका बेनिफिट हम कब और किस कंडीशन में ले सकते हैं और इन दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है। धन्यवाद। शुक्रिया पुलकित, आपने सेक्शन 54 के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 54F के बारे में। सेक्शन 54F और सेक्शन 54 में काफी कुछ सिमिलरिटी है। दोनों सेक्शन में डेस्टिनेशन एसेट या प्रॉपर्टी जो बोलेंगे वो हाउस प्रॉपर्टी ही है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही है। मतलब यहाँ पे भी आपको सेक्शन 54F में भी आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप एक घर खरीदेंगे या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। पर शर्त ये है कि जो आपने सेल करा है, सेक्शन 54 में आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल करा था और सेक्शन 54F में हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट या एसेट आप सेल करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप उससे जो कंसिडरेशन मिलता है उस कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करते हैं। कहां पे? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। आपको जो भी कंसिडरेशन है उसको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो फिर सेल करने के जो ओरिजिनल एसेट आप सेल करने के 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद आप क्या कर दीजिए, नया घर खरीद लीजिए। आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है कि आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। अब क्वेश्चन बनता है कि कंस्ट्रक्ट करने में 3 साल लग गया और घर खरीदने में 2 साल लग गया, तो फिर आज हमने कैपिटल गेन कमाया तो उसको इस साल में टैक्स होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सिंपल, इसके लिए आप कोई भी नजदीकी बैंक में जाइए और वहां से कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करवाइए। ये मैक्सिमम बैंक्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और वहां पे जाके जो पैसा आपका रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट है उसको डिपॉजिट करा दीजिए और उसके बाद उसको जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे यूटिलाइज कर दीजिए। और 3 साल या 2 साल जो भी रिमेनिंग टाइम फ्रेम में अगर आप उस पैसे को खर्च कर देते हैं तो फिर आपको वैसे वैसे डिडक्शन मिलता चला जाएगा। अब सवाल बनता है कि क्या सारे के सारे LTCG में हमें डिडक्शन मिल जाएगा? जो भी कैपिटल गेन हमें हुआ है उस पे पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा क्या? इसका जवाब यही है कि ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्ट कितना अमाउंट करा। मतलब अगर आप जितने में बेचा है उतने का घर खरीद लेते तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। पर जैसे जैसे आप कंसिडरेशन अमाउंट जो आपका सेल अमाउंट है उसको जैसे जैसे कम इन्वेस्ट करते जाते हैं वो रेशियो निकल के कैपिटल गेन भी ऐसे ही कम होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपने कितने में बेचा और उस जो बेचे हुए अमाउंट आपके हाथ में उसमें से कितना आपने
इन्वेस्ट करा। तो 54F में कंसिडरेशन का बहुत बड़ा वैल्यू है कैलकुलेशन करते हुए, डिडक्शन की कैलकुलेशन करते हुए। इस सेक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को भी जान लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि ये जो सेक्शन का प्रोविजन है HUF और इंडिविजुअल के अलावा किसी को नहीं मिलता है। तो सेक्शन 54F की डिडक्शन आपको सिर्फ HUF और इंडिविजुअल को मिलेगा। जो भी पर्सन इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहता है उसको मैक्सिमम उसके नाम पे एक ही घर होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास अभी रेंट पे रह रहे घर नहीं है, आपने कुछ एसेट सेल करे, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और आपने घर खरीद लिया, आपको डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। आप अभी घर पे रह रहे हैं पर आप एक और घर खरीद लेते हैं तो क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। आपने एक घर खरीद रखा है, एक घर किराए पे चढ़ा रखा है, अब आप तीसरा घर खरीदना चाहते हैं, क्या आपको इसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं जी। मतलब एक एडिशनल घर पे आपको मिलेगा, एक अपने लिए, एक दूसरा एडिशनल घर पे, दो सिचुएशन में आपको सेक्शन 54F का डिडक्शन मिलेगा। अगला कंडीशन है कि जो घर आपने बेचा है और आपने नया घर ले लिया और आपने डिडक्शन भी ले लिया, तो अगले 1 साल तक आप दूसरा घर नहीं खरीद सकते। अगर खरीदते हैं तो फिर जो आपको डिडक्शन मिला है वो वापस हो जाएगा। और 3 साल तक आप नया घर नहीं बना सकते। और 3 साल तक आप नया घर नहीं बना सकते। मतलब ओरिजिनल एसेट को हमने क्या करा? सेल करा, फिर उसके बाद एक घर लिया, घर लेने के बाद डिडक्शन भी ले ली, डिडक्शन लेने के बाद 1 साल का, इस पीरियड से 1 साल का आपको गैप लेना है, उस गैप पे आप घर नहीं खरीद सकते। और 3 साल का, इस पीरियड के बाद 3 साल का गैप लेना है, आप दूसरा घर नहीं बना सकते इस पीरियड में। तो ये कंडीशन आपके फुलफिल करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सरकार सबके लिए घर बनाने के लिए इनकम टैक्स में भी अच्छा खासा प्रोविजन दिया हुआ है। आशा करता हूं आज मैं और पुलकित आपको कुछ बातें बता पाए और आपके लिए मददगार साबित हुआ। हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही पुलकित सीए पुलकित को भी हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्ते।